हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल गणेशाय वर्ल्ड। गाइस, आज की वीडियो में हम क्लास 12th केमिस्ट्री में अधिशोषण के अनुप्रयोग पढ़ेंगे। ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, अधिशोषण के उपयोग भी बोलते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन, एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन। ठीक है, तो इनको हम पढ़ेंगे और इनको पढ़ने का हमारा उद्देश्य ये है कि हमारे ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट तो हैं ही, साथ ही हमारे जो एवरीडे जो लाइफ है उसमें भी ये बहुत यूज़ होते हैं। जनरली इनका यूज़ होता रहता है और हमें पता नहीं है कि ये कैसे यूज़ होता है। ठीक है, तो इन सबको जानेंगे, हम समझेंगे कि इनका कैसे यूज़ होता है। ठीक है, तो आइए हम इसको बढ़ाते हैं आगे और हमारा देखते हैं अनुप्रयोग पहला क्या है। ठीक है, तो हमारा अधिशोषण का पहला अनुप्रयोग है चीनी को रंगहीन करने में या व्यंजक में। ठीक है, तो एक मिनट दोस्तों, पहले तो आप ये अधिशोषण को समझ लो एक मिनट में। ठीक है, देखो अधिशोषण क्या होता है, एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ के ऊपर चिपकना। एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ के ऊपर जो चिपकना होता है उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, अधिशोषण बोलते हैं। ठीक है, इसको हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट भी किया है, तो यदि आपने उसको नहीं देखा तो चैनल की प्लेलिस्ट में या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ के ऊपर चिपकना क्या कहलाता है, अधिशोषण कहलाता है। ठीक है, अब इस अधिशोषण के उपयोग समझो। तो पहला उपयोग इसका है कि चीनी को रंगहीन करने में, क्या रंगहीन करने में। ठीक है, मतलब उसका रंग उतारने में। ठीक है, इसको हम बोलते हैं व्यंजक भी बोलते हैं। ठीक है, अब व्यंजक क्या है साहब, ठीक है, तो क्या होता है, मतलब रंगीन पदार्थ अगर कोई होता है, उस रंगीन पदार्थ को रंगहीन करने की जो प्रक्रिया होती है इसको बोलते हैं व्यंजक की प्रक्रिया। ठीक है, इसलिए ऑब्लिक लगा के मैंने लिख दिया व्यंजक में। ठीक है, अब ये समझो कि चीनी को हम रंगहीन कर कैसे सकते हैं। ठीक है, समझो क्या होता है दोस्तों, जो चीनी जनरली आती है, अब हमारे घर में जो चीनी आती है वो तो रंगहीन ही होती है। कैसी होती है, रंगहीन ही होती है। ठीक है, अब लगता है हमें कि ये वाइट कलर की है, बट ये एक्चुअल में क्या होती है, रंगहीन होती है। ठीक है, अब ये रंगहीन वास्तविक में नहीं होती, जो रियली में जो चीनी जब उद्योग में प्राप्त होती है, बनती है, तो रियली में ये रंगहीन चीनी नहीं होती। ठीक है, ये भूरे कलर की लगभग चीनी होती है। ठीक है, ये भूरा सा कलर होता है या फिर इसके थोड़ा सा और डिफरेंट कलर में होता है। ठीक है, तो क्या होता है दोस्तों कि जब इस ये भूरे कलर की जो चीनी होती है उसको हमें रंगहीन करना होता है, तो रंगहीन करने के लिए क्या करते हैं, इस भूरे कलर की चीनी के ऊपर हम चारकोल डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं, चारकोल डाल देते हैं। ठीक है, अब ये चारकोल क्या चीज़ है उसको समझो। देखो देखो, चारकोल है ना, हल्दी से भी बना सकते हैं हम, है ना, चारकोल कोयला से भी बना सकते हैं। चारकोल जो हड्डियां होती हैं जानवरों की, उन हड्डियों का भी चारकोल बनाया जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से मतलब जो इसके लिए सुइटेबल रहे उस टाइप का हम चारकोल लेते हैं और उस टाइप के चारकोल में पूरी चीनी को भिगो देते हैं। और पूरी चीनी को हम भिगो देते हैं, इसके बाद हम क्या करते हैं, उसका शुद्धिकरण करते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम क्या करते हैं, पूरी जो चीनी है उसको चारकोल में भिगा देंगे, तो ये जो चीनी है उस चीनी पर चारकोल का अधिशोषण हो जाएगा। मतलब चारकोल चीनी की सतह पर क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। अब चिपकना तो क्या होता है, अधिशोषण। ठीक है, तो अधिशोषण हो जाता है। ठीक है, अब जैसे ही अधिशोषण होता है और इसके बाद हम क्या करते हैं, इसका शुद्धिकरण करते हैं। क्या करते हैं, शुद्धिकरण। ठीक है, जब हम शुद्धिकरण करते हैं तो जो चारकोल को हटाते हैं, चारकोल को हटाते हैं, तो जैसे ही जब चारकोल को हटाते हैं तो जो चीनी होती है उस चीनी में जो कलर होता है, जिस कलर की भी चीनी होती है वो कलर होता है, वो चारकोल के साथ निकल कर बाहर आ जाता है। जब चारकोल के साथ वो निकल कर बाहर आ जाएगा तो जो चीनी है ना वो रंगहीन हो जाती है। ठीक है, और इसको पैकेट में बना के मार्केट में भेज दिया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, चीनी को रंगहीन करने के लिए भी हम अधिशोषण का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब पेट्रोलियम उद्योग में इसने बोला ना चीनी अब यहाँ से आप 2 पॉइंट बना सकते हो दोस्तों। ठीक है, कैसा, चीनी को रंगहीन करने में, और दूसरा पॉइंट आप क्या बना सकते हो, पेट्रोलियम से अशुद्धियों को दूर करने में। ठीक है, तो हाँ, पेट्रोलियम जो होता है, उस जो पेट्रोलियम उद्योग होते हैं, वो जो पेट्रोलियम है रियली में जब
खदानों से आता है तो इसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं, ठीक है। तो इन अशुद्धियों को धीरे धीरे कर क्लियर किया जाता है, साफ किया जाता है, और कुछ अशुद्धियाँ हो जाती हैं तो अंत में क्या है, इसमें चारकोल को डाल दिया जाता है। क्या, चारकोल को डाल दिया जाता है इस पेट्रोल में। तो क्या होता है, ये चारकोल पेट्रोल में जितनी भी अशुद्धियाँ होती हैं उन अशुद्धियों को अपशोषित कर लेता है। क्या, अधि या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि अधिशोषित कर लेता है, ठीक है। और फिर इस हम चारकोल को हटा देते हैं, जो अशुद्धियाँ होती हैं वो चारकोल के साथ बाहर आ जाती हैं, ठीक है। इस प्रकार से पेट्रोल भी क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, ठीक है। तो अब हम इसके पॉइंट पर आते हैं, पॉइंट हमसे क्या बोल रहा है, ठीक है। चीनी व पेट्रोलियम उद्योग में सक्रिय चारकोल, चारकोल एक दो प्रकार के होते हैं, एक निष्क्रिय होता है, मतलब जो कम सक्रिय होता है उसे बोलते हैं, और एक सक्रिय चारकोल होता है जो काम करता है, ठीक है, का उपयोग बहुत होता है। यह शर्करा उद्योग में रंगीन शर्करा विलयन में रंगीन पदार्थ को, जो रंगीन पदार्थ है उसको अवशोषित कर लेता है, ठीक है। तो जो चीनी है ना वो रंगहीन हो जाती है। इसी प्रकार कच्चे तेल, जो कच्चा तेल होता है, उस कच्चे तेल में से जो अशुद्धियाँ होती हैं उस अशुद्धियों को भी चारकोल द्वारा हम अलग कर लेती हैं, ठीक है, जिससे क्या है वो साफ हो जाती हैं, ठीक है। तो ये हमारा पहला अनुप्रयोग होगा चीनी को रंगहीन करने में या फिर व्यंजक में, ठीक है। अब अगला अनुप्रयोग देखो, अगला अनुप्रयोग बोला है गैस मास्क में। अब बोलोगे सर ये गैस मास्क क्या होता है, तो उसको समझो। आप सभी को तो ये तो पता है कि कोरोना काल चल रहा है कोरोना काल, ठीक है। तो ये हमारा बहुत बड़ा, ये समझ लो कि ये बहुत बड़ा वायरस है, और ये देख ही रहे हो आप लोग कितना प्रभावित कर रहा है लोगों को, ठीक है। तो इस कोरोना काल में हमने देखा है, हम डॉक्टर लोग के पास जाते हैं तो डॉक्टर लोग जो हम मास्क लगाते हैं, और हम मास्क लगाते हैं उससे डिफरेंट मास्क का यूज़ करते हैं डॉक्टर लोग, ठीक है। अब उसमें हमने देखा होगा जब डॉक्टर लोग ये यूज़ करते हैं तो इस टाइप का एक सर्कल टाइप का गोल पहिया टाइप का एक लगा रहता है, ठीक है। जैसे गाड़ी का पहिया रहता है ना, उसी प्रकार से इस सर्कल टाइप का एक पहिया लगा होता है, हमने उसमें देखा है, ठीक है। देखा होगा कोई भी डॉक्टर लोग जब मास्क लगाते हैं, ठीक है। तो हम ये सोचते हैं कि यार सर्कल टाइप का है क्या चीज़, ये है क्या इस टाइप का, ये कौन सा मास्क है कि ये यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जो हम यूज़ नहीं कर पा रहे, ठीक है। हम भी यूज़ कर सकते हैं, मार्केट में अवेलेबल है, हम ले सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा महंगा पड़ता है, कॉस्टली, ठीक है। तो क्या होता है दोस्तों कि जो गैस मास्क होता है, वो गैस मास्क के जो मास्क ही है जनरली, उसमें इस टाइप का जो सर्कल यूज़ होता है उसमें चारकोल भरा होता है। क्या भरा होता है, चारकोल भरा होता है, ठीक है। अब चारकोल मैंने बता ही दिया क्या होता है, ठीक है। तो ये चारकोल क्या करता है कि जैसे ही हम इसको लगाते हैं और जैसे ही हम बाहर निकलते हैं तो क्या होता है, ये चारकोल जो अशुद्धियाँ आती हैं वायु में उपस्थित, जो अशुद्धियाँ हैं या फिर जो वायरस हैं, उन वायरसों को क्या कर देता है, अधिशोषित कर लेता है, ठीक है। अब अधिशोषित कर लेगा और एक जगह उनको इकट्ठा कर लेगा, ठीक है, और फिर ये चारकोल धीरे धीरे उसको ख़त्म कर देगा, ठीक है। तो और ये ऐसा कर लेगा तो इसमें अब ये अशुद्धियाँ हैं वो तो अधिशोषित हो गई हैं। अब इसके बाद जो शुद्ध वायु बची है वो शुद्ध वायु उसके द्वारा प्रवेश होके हमारे मुंह तक जाती है, ठीक है, जिससे हम क्या करते हैं, शुद्ध वायु को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, गैस मास्क में उपस्थित सक्रिय चारकोल सभी विषैली गैसों को तथा वाष्प, जो वाष्प होती है उस वाष्प को अधिशोषित कर लेता है, जिससे शुद्ध वायु उसमें से प्रवाहित होती है और हम उस शुद्ध वायु को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे दो अनुप्रयोग हुए, उपयोग। इसके बाद हम अगला अनुप्रयोग देखते हैं, और अगला अनुप्रयोग क्या है उसको समझो, ठीक है। अगला अनुप्रयोग है क्रोमेटोग्राफी में, ठीक है। तो पहले इस क्रोमेटोग्राफी को समझो कि ये क्रोमेटोग्राफी होती क्या है, ठीक है। क्या होता है दोस्तों, क्या होता है, किसी भी जो कोई भी जो अशुद्धि होती है उस अशुद्धि, अब देखो अशुद्धि है तो कोई उसमें एक अवयव तो होगा नहीं, एक पदार्थ तो होगा नहीं, अशुद्धियाँ में कई पदार्थ होते हैं। तो उस अशुद्धि से क्या, उस अशुद्धि से अलग अलग अवयवों को प्राप्त करना, जितने प्रकार के उसमें अवयव हैं उस अलग अलग अवयवों को प्राप्त करना ही कहलाता है क्रोमेटोग्राफी। क्या, क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। अब ये समझ गए। अब इसमें अधिशोषण का उपयोग कैसे होता है उसको समझो। देखो इधर मान लेते हैं ये एक वो
पेपर है कोई, इस पेपर पर ये अशुद्धि है, या हम ये मान ले रहे हैं यहाँ पर ये स्याही का धब्बा लगा हुआ है। क्या है? स्याही का धब्बा। ये पेपर है, इस पर ये क्या है? स्याही का धब्बा लगा हुआ है, ये इस टाइप से। ठीक है, तो क्या होगा कि हम इस पेपर को ये जल से भरे पात्र में डालेंगे। इसमें जल से भरा, इसमें जल भरा हुआ है, एक पात्र है, इसमें जल भरा हुआ है। ठीक है, तो इस पात्र में जब हम इस पेपर को डालेंगे, पेपर को हम क्या करेंगे? डालेंगे, तो यहाँ पर ये धब्बा लगा हुआ है, तो जो वाटर है, पानी है, सबसे पहले क्या होगा? ये जो पानी है वो इस धब्बे पर पहुँचेगा, और धब्बे पर पहुँचेगा मतलब धब्बा क्या करेगा? इस पानी को अधिशोषित कर लेगा। इसमें अधिशोषण होगा ना, अधिशोषित कर लेगा, और इसकी सतह पर यह अधिशोषण करेगा। ठीक है, अधिशोषण कर लेगा तो क्या होगा? इस स्याही में जितने भी कलर हैं वो अलग अलग प्रकार से निकलने लगेंगे। ठीक है, जैसे एक कोई कलर ये निकलने लगा, एक कोई कलर ये निकलने लगा, और एक कोई कलर ये निकलने लगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अलग अलग हम इनको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि क्रोमेटोग्राफी में भी हम किसका यूज़ कर रहे हैं? अधिशोषण का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो क्रोमेटोग्राफी होती है इसमें भी अधिशोषण का उपयोग होता है। ओके, ध्यान रखना आपको। इंग्लिश। इसके बाद अगला हमारा पॉइंट है पेंट उद्योग में, मतलब पेंट उद्योग में, यही पॉलिश उद्योग में हमने देखा है कि पेंट की भी अलग अलग वैरायटी आती है। कुछ कॉस्टली होते हैं, है ना, और कुछ लाइटली होते हैं ना, कुछ सस्ते कुछ महंगे होते हैं। तो जो अच्छे पेंट होते हैं, जो उत्तम कोटि के पेंट होते हैं दोस्तों, क्या होता है? उन उत्तम कोटि के पेंटों में क्या होता है? जो गैसें होती हैं वो गैसें आबिले होती हैं। कैसे कैसी होती हैं? आबिले होती हैं, मतलब गैसें उनमें घुलती नहीं हैं, गैसें उनमें घुलती नहीं हैं। ठीक है, तो क्या होता है फिर? क्या करते हैं? अब ये गैसें घुलती नहीं हैं, तो इन उत्तम कोटि के जो पेंट होते हैं, उन उत्तम कोटि के पेंट में कुछ ऐसे पदार्थ मिला दिए जाते हैं जो, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं, कुछ अधिशोषक पदार्थ मिला दिए जाते हैं, कुछ अधिशोषक मिला दिए जाते हैं। ठीक है, अधिशोषक क्या होता है? जिसकी सतह पर कोई पदार्थ चिपक जाता है, वो ऐसे पदार्थ मिला दिए जाते हैं। ठीक है, तो जब अधिशोषक मिला दिए जाएंगे तो फिर क्या होगा? इस पे जो गैसें होंगी वो गैसें आकर इन अधिशोषक पर क्या हो जाएंगी? चिपक जाएंगी। अब अधिशोषक पर गैसें चिपक जाएंगी तो अधिशोषण हो जाएगा, और अधिशोषण हो जाएगा फिर हम इस पेंट का यूज़ कहीं पॉलिश करने के लिए करें तो ये पेंट जो होता है जिस पर हम पॉलिश करेंगे उस पर आसानी से चिपक जाता है, आसानी से चिपक जाता है। ठीक है, अब हमने इसमें देखा ही था जब अधिशोषण पढ़ा था इसके एग्जाम्पलों में, कि जैसे प्लेटिनम होता है ना, जैसे प्लेटिनम होता है, ठीक है, निकिल होता है ना, इन पर H2 गैस का क्या हो जाता है? अधिशोषण हो जाता है, मतलब H2 गैस इस पर चिपक जाती है। उसी प्रकार जो टंगस्टन होता है उस पर कौन सी गैस चिपक जाती है? O2 गैस चिपक जाती है, मतलब O2 गैस का इस पर अधिशोषण होता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि उत्तम कोटि के जो पेंट होते हैं उसमें जो गैसें हैं ना घुलित अवस्था में नहीं होती, मतलब घुलती नहीं हैं। इस कारण इन पेंटों में क्या, जो पेंटों का निर्माण होता है तो इसमें कुछ अधिशोषक मिला दिए जाते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे पदार्थ मिला दिए जाते हैं जिस पर गैसें चिपक जाएं। ठीक है, तो जो गैसें हैं ना उनका अधिशोषण हो जाता है, मतलब फिर जो गैसों का अधिशोषण हो जाता है और किसी पर भी फिर हम पेंट करें तो वो आसानी से पेंट हो जाता है और अच्छा चिपक जाता है और काफ़ी दिन तक वो चलता है। ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ अनुप्रयोग हो गया। इसके बाद हम अगला अनुप्रयोग देखते हैं, और अगला अनुप्रयोग है हमारा जल के मृदुकरण में। हाँ जी, जल के मृदुकरण में हमने देखा है समुद्र का जो जल होता है वो समुद्र का जल कठोर होता है। कैसा होता है? कठोर। अब यदि हम उस कठोर जल को मृदु करना चाहें, क्या उस कठोर जल को हम मृदु करना चाहें तो कैसे हम उसको मृदु कर सकते हैं, उसको समझो आप। ठीक है, तो क्या होता है दोस्तों कि बहुत सारे कार्बनिक यौगिक होते हैं। कार्बनिक यौगिक के तो भर दुनिया चल ही रही है। यदि कार्बनिक यौगिक ना हो तो लगभग ऐसा है कि हम जो डेथ मरे के समान हो जाएंगे। ठीक है, अगर ये कार्बनिक यौगिक ना हो। ठीक है, तो अब इसका महत्व क्या है उसको हम ऑर्गेनिक में बताएंगे। ठीक है, तो पहले तो आप ये समझो बहुत सारे जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, जैसे ये एसिटिक समूह है
है ना। ये सिंगल बॉन्ड COOH कौन सा समूह है, एसिटिक समूह है। सिंगल बॉन्ड NH2 कौन सा समूह है, एमीन समूह है, ठीक है। और भी होते हैं सल्फोनिक समूह, ठीक है। सल्फोनिक समूह क्या होता है, सिंगल बॉन्ड SO3H, ये हमारा होता है सल्फोनिक समूह, ठीक है। ये भी कार्बनिक यौगिक है। तो नो, हाँ, ये कार्बनिक यौगिक नहीं है, ये दो कार्बनिक यौगिक हैं और ये कार्बनिक यौगिक नहीं है, ठीक है। तो जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, इन कार्बनिक यौगिक में क्या होता है कि जो विलयन होते हैं, उन विलयन, जैसे इन कार्बनिक यौगिक, जैसे मान के चलो ये कठोर जल है, इस कठोर जल है, ठीक है। इस कठोर जल को हमें क्या करना है, मृदु करना है, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, इसमें एसिटिक वाला कार्बनिक यौगिक या फिर एमीन वाला कार्बनिक यौगिक इसमें हम डाल देंगे। इसमें जैसे ही हम ये कार्बनिक यौगिक डालेंगे तो ये जो कार्बनिक यौगिक है वो क्या करेगा, इस कठोर जल में जो अशुद्धियां हैं, कठोर जल में जो अशुद्धियां हैं, जो इसमें आयन उपस्थित हैं, जो कठोरता को बढ़ा रहे हैं, उन कठोरता को बढ़ाने वाले आयनों को ये कार्बनिक यौगिक क्या कर लेगा, अधिशोषित कर लेगा। अधिशोषित कर लेगा मतलब अपनी सतह पर उनको चिपका लेगा, ठीक है। अब अपनी सतह पर चिपका लेगा और फिर हम इन कार्बनिक यौगिक को बाहर निकाल लेंगे। अब जैसे ही हम इन बाहर कार्बनिक यौगिकों को निकाल लेंगे तो इसमें जो जल था, कठोर जल, उसमें जितनी भी अशुद्धियां थीं वो सारी अशुद्धियां इन कार्बनिक यौगिकों के साथ बाहर आ जाएंगी, ठीक है। अब बाहर आ जाएंगी तो अब ये जो बचा जल है वो कठोर नहीं फिर मृदु होगा, क्योंकि उसमें सारी अशुद्धियां, जो भी इसको कठोरता को बढ़ा रहा था, वो पदार्थ मिला था, वो सब बाहर आ गया, ठीक है। तो और ये जल कैसा हो गया, मृदु हो गया, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि बहुत से कार्बनिक यौगिकों में सिंगल बॉन्ड COOH जिसको एसिटिक समूह बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड NH2 जिसको एमीन समूह बोलते हैं, आदि समूह उपस्थित होते हैं जो विलयन में उपस्थित आयनों को अधिशोषित कर लेते हैं। क्या, विलयन में उपस्थित आयनों को क्या कर लेते हैं, अधिशोषित कर लेते हैं। फलस्वरूप जल का क्या हो जाता है, मृदुकरण हो जाता है, ठीक है। मैंने आपको समझाया, ठीक है। इसके बाद हमारा छठवां पॉइंट है। छठवां पॉइंट हमसे क्या बोल रहा है, देखो, ठीक है। ये हमारा डायरेक्ट पॉइंट है। देखो, घाव पर लगाए जाने वाले मरहम भी अधिशोषण की क्रिया विधि पर आधारित हैं, ठीक है। अब इसको समझो कैसे, देखो, जैसे मान के चलो ये कोई एक बंदा है, ये है, ठीक है। ये कोई बंदा है, इस बंदे के इस पैर पर, यहाँ पर कुछ चोट लग गई है, ठीक है। यहाँ पर चोट लग गई है, ठीक है। तो क्या होगा कि हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो कोई वो मरहम देगा, तो उस मरहम को हम यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। मरहम को क्या करेंगे, हम यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। जैसे ही हम मरहम को यहाँ पर लगाएंगे तो मरहम तो लग जाएगी। अब ये मरहम यहाँ पर लग जाएगी तो क्या होगा, इस घाव में जो भी बैक्टीरिया हैं, जो भी सूक्ष्म जीव हैं, ठीक है, वो सूक्ष्म जीवों के जो शरीर है, उन शरीर के ऊपर ये मरहम का अधिशोषण हो जाएगा। इस मरहम का क्या हो जाएगा, अधिशोषण हो जाएगा, ठीक है। अब उनके शरीर पर उनका अधिशोषण हो जाएगा तो वो सूक्ष्म जीव हैं, ठीक है, या फिर जो बैक्टीरिया हैं, वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, उसके प्रभाव के कारण वो नष्ट हो जाएंगे, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद अगला हमारा पॉइंट है, इसको एक बार पढ़ के बता रहा हूं मैं। घाव पर लगाए जाने वाले मरहम भी अधिशोषण की क्रिया विधि पर आधारित होते हैं, क्योंकि यह मरहम सूक्ष्म जीवों के शरीर पर अधिशोषित हो जाते हैं, मतलब चिपक जाते हैं, जिससे वे नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब अगला पॉइंट हमारा है निर्वात उत्पन्न करने में। क्या, निर्वात उत्पन्न करने में। अब निर्वात का समझो क्या है भाई, निर्वात क्या है, ठीक है। तो निर्वात का मतलब होता है जहां से वायु खत्म हो जाए, जहां पर वायु ना हो उसे हम बोलते हैं, उस एरिया को बोलते हैं निर्वात, ठीक है। जैसे मान के चलो ये एक नली है, इस नली में जितनी भी वायु है उस वायु को हटा दिया जाए पूरा, तो ये निर्वात उत्पन्न हो जाएगा। इसमें क्या उत्पन्न हो जाएगा, निर्वात उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। तो निर्वात उत्पन्न करने में हम अधिशोषण का उपयोग कैसे करते हैं उसको समझो, ठीक है। देखो इधर क्या होता है, हम इस नली में निर्वात उत्पन्न करना चाहते हैं तो क्या कर देंगे, इसमें हम चारकोल डाल देंगे। क्या डाल देंगे, चारकोल डाल देंगे, ठीक है। अब हम चारकोल डाल देंगे तो क्या होगा कि चारकोल डाल देंगे तो ये चारकोल क्या करेगा, इसके अंदर जितनी भी वायु है, जितनी भी O2 है, उस सारी O2 को ये चारकोल
क्या कर लेगा, अवशोषित कर लेगा, अधिशोषित कर लेगा। अब चारकोल सारी ऑक्सीजन को अधिशोषित कर लेगा तो यहाँ पर ऑक्सीजन फिर रहेगी नहीं। अब यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो वो क्या हो जाएगा, इसमें निर्वात उत्पन्न हो जाएगा। क्या उत्पन्न हो जाएगा, निर्वात उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि ये निर्वात उत्पन्न करने के लिए भी हम अधिशोषण का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट अधिशोषण के उपयोग थे और मैं उनको लेकर आया। ये जनरली आपको समझ में आए होंगे और हमारे दैनिक जीवन में ये बहुत उपयोगी हैं। तो आई होप कि आपको पूरा सब बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, यदि कुछ रह गया है, नहीं समझ में आया, तो वीडियो को यदि आप एक बार फिर से देख लेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम अगली वीडियो में दोस्तों फिर से मिलते हैं। और हाँ दोस्तों, यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को पसंद करें। ठीक है, लाइक करें। ठीक है, अब अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।